हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 त्रिविमीय ज्यामिति 12वीं क्लास की। प्रश्नावली है 11.2, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेखा के समीकरणों के बारे में कि सदिश रूप में रेखा के समीकरण कैसे होते हैं, उनके रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, ये सभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये जानिए कि यहाँ त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा के समीकरण तुमको कुछ अलग टाइप के मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। उसमें से एक है कि किसी बिंदु से जाने वाले, किसी बिंदु, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, जिसका स्त्री सदिश है ए, ठीक है ना। बिंदु का नाम है ए और उसके स्त्री सदिश का नाम क्या है ए वेक्टर। किसी बिंदु ए से गुजरने वाली या इससे जाने वाली तथा किसी सदिश के समांतर, किसी सदिश के समांतर, सदिश में मान लेता हूँ स्टूडेंट बी, कि वह कोई सदिश है बी जिसके समांतर हम रेखा खींच रहे हैं। समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। समीकरण दो तरीके के मिलेंगे तुम्हें, एक मिलेगा सदिश रूप और एक मिलेगा कार्तीय रूप। एक होगा सदिश रूप और एक होगा कार्तीय रूप। तो सदिश रूप में क्या है कि आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। दूसरा है स्टूडेंट कार्तीय रूप। कार्तीय रूप ये क्या होता है, x माइनस के x1 बटे ए बराबर y माइनस के y1 बटे b बराबर z माइनस के z1 अपॉन सी। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ रेखा के समीकरण ये हो गए। ये आया कहाँ से है इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। एक तो किसी बिंदु से जाने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। जैसे आप पहले पढ़े हैं 11वीं क्लास में कि किसी बिंदु से जाने वाली तथा इतनी प्रवणता वाली रेखा का समीकरण, ठीक उसी प्रकार है। अब यहाँ प्रवणता के स्थान पर क्या है, सदिश बी के समांतर रेखा है। प्रवणता क्या बताती है, वो भी तुम्हें दिशा बताती है, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ में है। यहाँ जो सदिश बी है वो भी क्या बताएगा, तुम्हें दिशा बताएगा। ठीक ऐसे ही है। दूसरा क्या है, जब दो बिंदु हमें दिए गए हों, दो बिंदुओं, मान लेता हूं कि एक हमारे पास में है ए जिसका स्थिति सदिश है ए, तथा एक बिंदु है बी जिसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं बी वेक्टर। दो बिंदुओं ए तथा बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, बिल्कुल सेम वही है जो ऊपर वाला है, सदिश रूप और कार्तीय रूप। सदिश रूप में क्या है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। यहाँ पर बी वेक्टर के समांतर रेखा खींची गई थी इसलिए यह दिशा बताता था, लेकिन अब यहाँ किसी के समांतर नहीं है तो हमें दिशा का ज्ञान कैसे हो। दिशा मतलब दिक् अनुपात बताएं या फिर दिक् कोसाइन बताएं। तो दिक् अनुपात ज्ञात करने हो ए बी के या दिक् कोसाइन ज्ञात करने हो तो क्या करेंगे आप, इसके स्त्री सदिश में से इसका स्त्री सदिश घटा देंगे, है ना।
पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस ए, वही तो किया। तो ये क्या बताएगा तुम्हें, दिशा बताएगा। आप एकदम फिक्स रहिए कि जो पहला है वह तुम्हारा बिंदु बताता है कि किस बिंदु से रेखा जा रही है, दूसरा है वह दिशा बताता है जिसके साथ में लैम्बडा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं वो हम बात करेंगे अभी, लेकिन क्या है कि सबसे पहला काम है कि किस किस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। जो पेपर हमारे सामने आएगा उसमें तो फॉर्मूले ही लगाए जाएंगे, हैं। तो वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं पहले हम वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले आए कहाँ से उनके बारे में जानकारी कर लेंगे, अभी कर लेंगे थोड़ी देर में ही, पहले पढ़ लीजिए क्या है। ये हो गया किसी एक बिंदु से जाने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, इस तरह से याद करेंगे। वहीं अगर वह दो बिंदु दिए गए हों तो फिर इस तरह से याद करेंगे। दूसरा क्या है, कार्तीय रूप। देखो ये सदिश रूप पूछ सकता है या कार्तीय रूप पूछ सकता है या दोनों में से दोनों को ही पूछ सकता है, ठीक है ना। वो नाम वाइज पूछ लेगा, नाम देगा कि आप सदिश रूप याद करिए या कार्तीय रूप याद करिए, या वो कह देगा कि दोनों ही रूप याद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस के x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस के y1 बटे y2 माइनस के y1 बराबर z माइनस के z1 बटे z2 माइनस के z1। ऊपर की चीज़ बिल्कुल सेम है, क्लियर। नीचे का में थोड़ा सा अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर था तो ये ए बी सी आ गए, इसके दिक्कनुपात आ गए किसके, बी के। ये ए बी सी क्या है, बी के दिक्कनुपात हैं। इधर जो बी माइनस ए है उसके दिक्कनुपात अगर याद करोगे तो यही तो आएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। कैसे आएंगे देख लीजिए। अब समझ लीजिए फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है ना। दोनों ही फॉर्मूले कहाँ से आए हैं देखिए। देखिए जैसे हमारे पास में त्रिविमीय ज्यामिति में ये तीन अक्ष हैं, ये हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष और ये हो गई हमारी z अक्ष। यहाँ हो गया मूल बिंदु O, ठीक है। और हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण याद करना है जो किसी बिंदु A से गुजरती है, इसका नाम मैंने दे दिया है A, ठीक है। अच्छा इसका जो, अच्छा मैं यही दिखाते रहूँ, यहाँ बिल्कुल यहाँ जैसे A है और A का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, A वेक्टर। कोई रेखा है जो इस बिंदु से जाती है ना, किधर जाती है, कोई वेक्टर है B इस वेक्टर के समांतर, इसके समांतर जा रही है, मतलब वो रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, इसके समांतर जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा इधर भी खींच लेता हूँ, मतलब यहाँ से गुजर रही है ना, यहाँ से प्रारंभ नहीं है, यहाँ से गुजर रही है। तो हमने क्या किया कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस पर एक बिंदु और मान लिया जिसका नाम हमने दे दिया P, जिसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर P। अच्छा तो यहाँ से और यहाँ पर जो सदिश आया है, इसी सदिश है, उसका नाम हमने दे दिया है R वेक्टर। R वेक्टर स्टूडेंट ठीक वैसे ही काम करता है रेखा के अंदर जैसे आपने और रेखाएं पढ़ी हैं पहले कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें आप देखते थे कि दो चर राशियां हमेशा तुम्हारे पास में होती थीं, x और y, ठीक है ना। इसके अलावा a b c ये सब चेंज होते रहते थे। तो जैसे x और y फिक्स है, ठीक उसी प्रकार r भी फिक्स रहेगा। जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y और z। जैसे ये यहाँ पे x और y काम करता है, ठीक वैसे यहाँ पर x, y, z काम करते हैं। जो स्थिति सदिश है A वेक्टर, इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x1, y1, z1, ठीक है। अच्छा जो B है उसे मैं मान लेता हूँ कितना, ai प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, इसके दिक्कनुपात हैं। तो क्या ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु ए से जाने वाला तथा इसके समांतर रेखा का समीकरण। तो देखिए इसकी जो दिशा है वो इस तरह से है,
इसकी दिशा इस तरह से है, इसकी दिशा इस तरह से है। अगर ये देखा जाए तो एक त्रिभुज बना जिसमें ये लगातार सदिश हैं और ये इनका विस्थापन बता रहा है। मतलब जो OP वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा किसके, OA वेक्टर के प्लस AP वेक्टर के। क्लियर। OP इसका स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर बराबर OA मतलब ये, इसका स्थिति सदिश क्या है, A वेक्टर प्लस, अब AP की बात करें तो जो AP रेखा है वह इसके समांतर है। तो समांतर वाला बात जान रहे हैं ना, समांतर कौन सा, A बराबर लैम्डा बी, तुमने पढ़ा है ना पहले कि अगर कोई दो सदिश समांतर हो तो वह किसी एक गुणन मतलब एक उसका गुणज होता है, उनमें से कोई दूसरे का गुणज होता है, यानी लैम्डा बी के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ कि A के समांतर तो यह लैम्डा बी है, आप अगर कहते हैं लैम्डा सी तो ये भी क्या जाएगा, A और C समांतर हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जो B है उसके समांतर मैंने क्या मान लिया है, कोई लैम्डा B है, ठीक है ना। B के समांतर कौन है, लैम्डा B। क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो पहला समीकरण है R बराबर A प्लस लैम्डा B, ये हमारा समीकरण आया किसका, रेखा का। स्टूडेंट क्लियर हो गया। समझ में थोड़ा कम आया हो तो एक बार और इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या मैंने कहा है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। इसके बाद नंबर आता है कि ये कार्तीय रूप कहाँ से आया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए R किससे बना है, इससे। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो क्या बन जाएगा, XI प्लस YJ प्लस ZK। पूरी त्रिविमीय ज्यामिति में हम जब पढ़ेंगे तो R को पोजीशन वेक्टर लेकर चलेंगे और जिसके निर्देशांक हम मानेंगे X, Y, Z और यहाँ लिखेंगे XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है ना। अच्छा, बराबर A के निर्देशांक क्या है, X1, Y1, Z1। इसे लिख सकते हैं X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। क्लियर। प्लस लैम्डा बी, प्लस लैम्डा बी क्या है, बी हम ये मान के चलेंगे कि AI, BJ और CK है, AI, BJ और CK ये है। इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ये सदस्य है एक तो और एक सदस्य ये है, दोनों को जोड़ लें तो क्या बन जाएगा, X1 प्लस लैम्डा A और I प्लस Y1 प्लस लैम्डा बी और J कैप प्लस Z1 प्लस लैम्डा C और K कैप। इधर कौन है, XI प्लस YJ प्लस ZK। देखा जाए तो यह अपने आप में एक वेक्टर है और इधर ये पूरा अपने आप में एक वेक्टर है। दो वेक्टर समान कब होते हैं, जब उनके I, J और K के घटक अलग अलग बराबर हों। ये बताया है ना पहले 10.2 में हम पढ़े हैं कि दो सदिश कब समान बराबर होंगे, जब I वाला I वाले के बराबर हो, J वाला J वाले के बराबर हो और K वाला K वाले के बराबर हो। मतलब कि I, J व K के घटकों की तुलना करने पर तो क्या आया, यहाँ से मिल जाएगा X बराबर X1 प्लस लैम्डा A, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा Y बराबर Y1 प्लस लैम्डा B और यहाँ से मिल जाएगा Z बराबर Z1 प्लस लैम्डा C। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्या करना चाह रहे हैं हम, पता है ना, हम चाह रहे हैं कि ये कार्तीय रूप कहाँ से आया है। सदिश रूप तो हम सीख ही गए हैं, सदिश रूप तो सीख गए, अब सीख रहे हैं कि कार्तीय रूप कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो वही सब चल रहा है। क्या किया है कि जो सदिश रूप था उसमें R की वैल्यू रख दी है, A की वैल्यू रख दी है, लैम्डा की जगह लैम्डा, B की जगह पर B का मान, ठीक है ना। B हम क्या मान के चले हैं, AI प्लस BJ प्लस C के मान के चले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर करें तो ये बन जाएगा X माइनस के X1 बराबर लैम्डा A
यहाँ से बन जाएगा y माइनस के y1 बराबर लेमडा b। यहाँ से बन जाएगा z माइनस के z1 बराबर लेमडा c। अगर मैं यहाँ से लेमडा का मान ज्ञात करूँ तो a का पक्षांतर कर लीजिए, क्या बन जाएगा x माइनस के x1 बटे a बराबर किसके लेमडा के। यहाँ से देखेंगे तो y माइनस की y1 बटे b बराबर किसके लेमडा के, z माइनस के z1 बटे c बराबर किसके लेमडा के। अच्छा देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू किसके बराबर हैं, लेमडा के बराबर, मतलब ये आपस में भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब x माइनस के x1 बटे a बराबर होगा y माइनस के y1 बटे b बराबर z माइनस के z1 बटे c। स्टूडेंट तो यही हमारा क्या है, कार्तीय रूप है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्तीय रूप तुम्हारा आ गया। अब तुम्हें एक तो ये पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले हैं, ये आए कहाँ से, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है तुम्हारे लिए। अब बात ये आती है कि इसके अंदर हमें क्या पहचानना है, कैसे इनसे काम लेना है। वो हमें देगा कि कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है और किसी सदिश के समांतर है, तो जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम मानेंगे स्टूडेंट ए वेक्टर, और जिस सदिश के समांतर होगी वह कहलाएगा बी वेक्टर। जिसके समांतर होगी, समांतर का मतलब वही हमें क्या बताएगा, दिशा बताएगा। अगर किसी सदिश की यानी किसी रेखा के हमें दिक्पात चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी को पकड़ेंगे, क्योंकि दिशा हमें बी ही बताएगा। ए तो केवल ये बता रहा है कि इस बिंदु से भी गुजर रहा है, ठीक है ना। जब भी दिशा की बात आएगी तो हमें कौन बताएगा, बी वेक्टर। लैम्डा के साथ जो गुणा हो रहा है वह है। सदिश रूप में अगर रेखा दी गई है तब की बात है। अगर कार्तीय रूप में दी गई है तो वहाँ हमें दिशा कौन बताएगा, ये नीचे वाले ए बी सी। क्यों, ए बी सी क्या हैं, ये बी वेक्टर के दिक् अनुपात हैं या इसके घटक हैं। क्लियर। तो जो बी वाला है, यहाँ पर बी कहाँ काम कर रहा है, लैम्डा के साथ काम कर रहा है, और यहाँ पर बी कहाँ काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। इसका मतलब ये हमें दिशा बताएंगे। इसका मतलब ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो बी वेक्टर की होती हैं। इधर जो ये संख्याएं घट रही हैं x1, y1 और z1, ये क्या हैं, ये स्थिर सदिश ए के निर्देशांक हैं एक तरीके से, है ना। जो पोजीशन वेक्टर है वह अगर सदिश रूप में लिखा जाए तो xi प्लस yj प्लस z के। अच्छा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ माइनस फॉर्मूले में ही है। अभी मैंने सिद्ध किया ना कैसे आया फॉर्मूला, तो वो आप ध्यान रखिए। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो घट रहे हैं वह बताता है कि इस बिंदु से रेखा गुजर रही है, और जो नीचे दी गई संख्याएं हैं वो बता रहा है कि इस बिंदु इस सदिश के समांतर है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था कि दो बिंदुओं ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब जानिए ये वाली बात बिल्कुल सेम है। ये तुम्हारा एक्स वाई जेड अक्ष हो गई, एक्स वाई और जेड। कह रहा है कि बिंदु ए से गुजर रही है और बिंदु बी से गुजर रही है। ठीक है भाई, ऐसे गुजर गई रेखा। इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया है ए वेक्टर, इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया है बी वेक्टर। ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक बिंदु हमें इस पर मानना पड़ेगा P, जिसका स्थिति सदिश होगा R वेक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि रेखा इस बिंदु से तो गुजर रही है ए से, और इस रेखा के समान, यानी कि दिशा तो हमें यही बता देगा ए बी। जब ए से बी की तरफ जा रही है तो ए बी हमें बता देगा। तो क्या होगा कि R बराबर जिस बिंदु से गुजर रही है वो ए से गुजर रही है, ए का स्थिति सदिश क्या है ए वेक्टर, प्लस लैम्डा बी होता है ना, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी होता है। तो बी की जगह पर क्या है, बी दिशा बता रहा है। अब यहाँ दिशा कौन बताएगा, दिशा बताने वाले ऊपर तो कोई है नहीं, दिशा यही बताएगा ए से बी की तरफ। तो बी का स्थिति सदिश कौन है, बी है, और ए का क्या है ए वेक्टर। तो बी यानी कि आप ये कहें कि इस क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, ए बी वेक्टर ज्ञात करना चाह रहे हैं। ए बी वेक्टर मतलब क्या होता है, ओ बी माइनस के ओ ए वेक्टर पढ़ा है ना। तो जो ओ बी वेक्टर है मतलब कि बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या है बी वेक्टर। इधर माइनस के ओ ए का मतलब है कि बिंदु ए का स्थिति सदिश हो गया। क्लियर।
तो जो पहले बी काम कर रहा था वो अब काम कौन करेगा, बी माइनस ए। तो लैम्डा बी माइनस ए। जब दो बिंदुओं से, ताकि तुमने दो समीकरण पहले भी तो पढ़े हैं 11वीं क्लास में, कहता है पहला समीकरण था कि भाई एक बिंदु से जाने वाली तथा इतनी प्रवणता वाली रेखा का समीकरण, एक फॉर्मूला तो ये था। दूसरा क्या था कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। वहाँ तुम क्या करते थे भाई, वहाँ पर तुम फॉर्मूला लिखते थे कि y माइनस के y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस के x1 इंटू x माइनस के x1। यही करते था, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। बिंदु कौन कौन से थे, x1 y1 x2 और y2, यही थे ना। अब देखो x1 y1 मतलब y1 ये रहा, x1 ये रहा, y1 y2 ये सब हैं ही, लेकिन ये y और x कहाँ से आए, y और x जिस तरह से इसमें काम कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार ये बिंदु P भी इसमें इसी तरह से कार्य करता है। हर क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा। बिंदु P का इसी तरह से क्या है, r वेक्टर। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x y और z। क्लियर है दिमाग में। अब जिस तरह से ये y और z, y और x आते थे ठीक उसी प्रकार में अब ये r वेक्टर आएगा, तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या बताता है, बिंदु पथ बताता है। ये सब क्या है, ये बिंदु हैं और ये एक बिंदु ऐसा है जो इस रेखा का बिंदु पथ बताता है ना। चलिए अब ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, r बराबर a प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, अब यहाँ से कार्तीय रूप कहाँ से आया, तो कार्तीय रूप के लिए वही चीज़ें हैं, बस क्या है कि r की जगह पर ये r के वाले x y और z आ गए, a की जगह पर a वाले आ गए x1 y1 z1। अब जो नीचे b आया है, b वेक्टर की जो है ना abc, अब यहाँ पर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर बिंदु a है और बिंदु b है। अब b कोई सदिश थोड़ा ना है, b क्या है, एक बिंदु है जिसे आप इसी तरह से कह सकते हैं। तो बिंदु a के निर्देशांक यहाँ रहेंगे x1 y1 और z1, बिंदु b के रहेंगे x2 y2 और z2। हमें क्या लिखना है नीचे, देखो लिख देता हूँ पहले मैं, x माइनस के x1 इधर बट्टे में कुछ लिखना है, y माइनस के y1 बट्टे में कुछ लिखना है, बराबर z माइनस के z1 बट्टे में कुछ लिखना है। क्या लिखना है वही देखिए। नीचे क्या था, a b c, ये a b c क्या थे, जो सदिश हमें दिशा बता रहा था उसके दिक् अनुपात थे, सही है ना। जो बिंदु B था, कहाँ है, ये रहा बिंदु B था, इसके दिक् अनुपात तो ही थे। अच्छा अब यहाँ पर तुम्हारे पास में एक है A एक है B, अगर मैं इसके दिक् अनुपात ज्ञात करना चाहूँ तो प्रश्नावली 11.1 समझिए, 11.1 में बताया है कि कोई दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या थे, x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1। ध्यान है ना। तो इसके जो दिक् अनुपात हैं वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1 स्टूडेंट। तो ठीक है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमारे पास में आ गए हैं स्टूडेंट। अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो इसी वीडियो को आप एक बार और देख लेना, थोड़ा समझ में और आ जाएगा। तो ये हो गए स्टूडेंट रेखा के समीकरण। अब हम जो 11.2 में जो भी रेखा पढ़ेंगे या 11.3 में जो भी रेखा पढ़ेंगे उसके समीकरण इसी तरह से होंगे। इस तरह से है, अगर वेक्टर के रूप में है तो उसे हम कहेंगे सदिश रूप, अगर वेक्टर के रूप में नहीं है तो कहेंगे कार्तीय रूप, अगर सदिश के रूप में है तो कहेंगे सदिश रूप, अगर सदिश के रूप में नहीं है तो कह देंगे कार्तीय रूप। क्लियर है ना। ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। ये किसके समीकरण है, रेखा के समीकरण। अब बात आती है दो रेखाओं के बीच का कोण। हालांकि कोण वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारे अब सिलेबस में नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, सिंपल है, सीख तो आप लीजिए ही, ठीक है ना। बाकी आपको फोकस और दूसरी चीज़ों पर करना है, ठीक है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। नंबर 3, दो रेखाओं के बीच का कोण। बीच का कोण अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। मैं पहले काम करूंगा तुम्हारे लिए किसमें, जब रेखाएं सदिश रूप में दी गई हों तब।
जैसे मान लीजिए दो रेखाएं तुम्हारे पास में दी गई हैं, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ A1 और B1, यानी कि चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रेखा दूसरी भी लिखनी है, ठीक है। और दूसरी रेखा है हमारे पास में आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह अब मैंने कर लिया है म्यू और B2 वेक्टर। इसलिए कर लिया है लैम्डा की जगह पर म्यू कि यहाँ हो सकता है किसी और संख्या गुणा रहा हो, यहाँ कोई और संख्या गुणा रहा हो, ठीक है। A1 A2 ये किसी और बिंदु से गुजरती है, ये किसी और बिंदु से गुजरती है, ये किसी और सदिश के समांतर है, ये किसी दूसरे सदिश के समांतर है। अच्छा, ये नहीं किया मैंने चेंज, आर की जगह आर ही रहा, बना रहा, ये चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक बिंदु पथ बताता है रेखा का। जैसे आपने कई बार समीकरण पढ़े हैं, जैसे 10वीं क्लास की बात कर दें तो 2x + 3y = 4 पढ़ें, और पढ़े कि 5x - 7 y = -6, ऐसे कुछ समीकरण पढ़े तुमने। तो वहाँ पर 2, 5, 3, 7, 4 - 6 ये सब चेंज होते थे, लेकिन x और y चेंज नहीं होते थे, ठीक है ना। x और y क्या हैं? उस रेखा के बिंदु हैं, उस रेखा पर सभी बिंदुओं का नेतृत्व करने वाले बिंदु हैं, ठीक है ना। तो इसलिए r चेंज नहीं होगा। क्या ज्ञात करना है? इनके बीच का कोण। अच्छा, बीच का कोण, कोण का मतलब क्या है? दिशा की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। अगर दिशा की बात हो रही है तो cos थीटा बराबर, दिशा की बात अगर हो रही है तो कौन संभालेगा? दिशा वाला व्यक्ति संभाले ना काम। तो इसमें दिशा वाला काम कौन संभालता है? जो लैम्डा के साथ में गुणा होता है वो वाला। यहाँ पे B1 संभालेगा और यहाँ पर B2 संभालेगा। तो हमें क्या करना है? इस पूरी रेखा पर ध्यान ना दे करके हमें ध्यान करना है कि इन दोनों के बीच में कोण क्या है। जो इन दोनों के बीच में कोण होगा वही इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 बटे B1 परिमाण बटे B2 परिमाण। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बहुत पहले पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, 10.3 में पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था तुमने? तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई सदिश हैं A और B, उनके बीच का कोण ज्ञात करना हो, के बीच का कोण। तो हमने बताया था कि cos थीटा बराबर A डॉट B बटे परिमाण A परिमाण B। ध्यान करो, यही फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया हमारे। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर A और B ना होकर के कौन है? B1 और B2 हैं। तो B1 और B2 के बीच का कोण यदि मुझे ज्ञात करना है तो cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 परिमाण B1 परिमाण B2, यानी कि ना A डॉट B बटे परिमाण A परिमाण B, वही काम है। हो गया काम? अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देखो, ये सदिश रूप चल रहा है अभी हम पढ़ेंगे काल के रूप में अगर हो तो क्या काम करना है। सदिश रूप में है तो ये हो गया बीच का कोण काल। इसमें कंडीशन ये है कि दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। इन दोनों रेखाओं के लंबवत होने की जो शर्त है वो क्या है? कि B1 डॉट B2 बराबर 0। ध्यान करो, जब हमने पढ़ा था कि दो सदिश लंबवत कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। A डॉट B बराबर यदि 0 है, ध्यान करिए कि अगर हमने पढ़ा है कि A डॉट B बराबर 0 तो क्या पढ़ा था कि A और B कैसे हैं? लंबवत हैं। अब यहाँ लंबवत की रेखा, लंबवत का मतलब है कि ये सदिश लंबवत होने चाहिए। तो ये लंबवत कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है ना? दूसरा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब ये समांतर कब होंगी उसकी शर्त क्या है? यदि B1 बराबर लैम्डा B2। अब ये तो इतनी बार हमारे सामने आया है कि बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि दो सदिश समांतर कब होंगे?
जब a बराबर लेमडा बी के रूप बन जाए तुम्हारा, ठीक है ना, एक सदस्य दूसरे का गुणज के रूप में लिखा जा सके, यही होता है ना। देखिए यहाँ आप देखिए क्या कह रहे हैं, हम याद कर रहे हैं दो रेखाओं के बीच का कोण, लेकिन आप समझिए कि रेखाओं के बीच का कोण वही काम करेगा जो इसकी दिशा बता रहा है। मतलब हम इन दो सदस्यों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे तो वही रेखाओं के बीच का कोण होगा। अगर ये लंबवत हैं तो रेखा भी लंबवत, अगर ये तुम्हारे समांतर हैं तो रेखा भी समांतर। क्लियर हो गया? ये हो गया स्टूडेंट सदिश रूप। अब बात करते हैं किसकी, कालतीय रूप की। क्या कोण की बात चल रही है ना, सेकंड फॉर्म कालतीय रूप। अभी हम केवल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो बच्चा का जो फॉर्मूला है उनको ढंग से पढ़ लेगा, इनका बार बार रिवीजन कर लेगा, मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा नहीं। क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं इसके, तुम्हारी सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला ढंग से याद करने हैं। कालतीय, इसलिए मैं समझा के बता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। कालतीय रूप में क्या है, तुमने कालतीय रूप पढ़ा है रेखा का x माइनस के x1 बटे a1। a1 का मतलब कोई दिक्कनपात बराबर y माइनस के y1 बटे b1 बराबर z माइनस के z1 बटे c1। ये हो गया एक समीकरण। ये कहाँ से आया? अरे रेखा का कालतीय रूप यही तो है, रेखा का कालतीय रूप यही है। और इसी के अंदर से हमने क्या कर लिया है कि a को कर लिया है a1 b1 और c1। ये हमने क्या कर लिया है a1 b1 और c1। ऐसे ही एक दूसरी रेखा मान लेते हैं x माइनस के x2 बटे a2 बराबर y माइनस के y2 बटे b2 बराबर z माइनस के z2 बटे c2। इसको हमने कह दिया है समीकरण नंबर 2। देखो भाई x की जगह पर x रहेगा, y की जगह y रहेगा, z की जगह पर z। चेंज क्या होना है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 b1 c1 और a2 b2 c2। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इनके बीच का कोण ज्ञात करूँ तो मुझे बताने वाला कौन होगा? कोण बताने के लिए दिशा चाहिए ना, तो दिशा कौन बताता है? ये नीचे वाली संख्याएं दिशा बताती हैं, ये नीचे की जो संख्या है वो क्या बताती हैं? दिशा बताती हैं। तो जो नीचे वाले सदस्य हैं, इनके जो दिक्कनपात हैं, उनकी जो दिशा रहेगी वही उस रेखा की दिशा हो जाएगी। तो ठीक है, तो बीच का जो कोण होगा, बीच का कोण इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा बराबर, ध्यान करो तो यही बताता हूँ, b1 डॉट b2 बटे ये होता है ना, b1 डॉट b2 बराबर होता है ना। तो b1 क्या है? b1 के घटक क्या हैं? a1 b1 c1। b2 के घटक कौन है? a2 b2 c2। ध्यान कर रहे हैं ना, पहली रेखा में b1 घटक होंगे, दूसरी में b2 घटक होंगे, ऐसे काम करता है ये। तो क्या होता है, b1 डॉट b2 का मतलब है कि i का गुणा, j का गुणा, k का गुणा, यानी कि a1 का गुणा a2 से, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे वर्गमूल में। वर्गमूल में क्यों? क्योंकि b1 का परिमाण है। इसी अगर यही फॉर्मूला याद हो तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा इसमें। तो b1 का परिमाण, b1 के घटक कौन है? a1 b1 और c1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू दूसरे वर्गमूल में क्या होगा, जो दूसरे घटक हैं इनका वर्ग, यानी कि a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अगर कालतीय रूप में दिया गया है समीकरण तो उनके बीच का कोण इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। अगर सदिश रूप में दिया गया है, इस तरह से दिया गया तो उनके बीच का कोण इस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अगर कालतीय रूप में है तो उनके बीच का कोण, अच्छा दोनों रेखाएं लंबवत कब होंगी? अगर वो कालतीय रूप में दे रखा हो तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। कब होंगी? यदि देखो क्या लिखा हुआ है, b1 डॉट b2 बराबर 0,
यानी कि B1 और B2 के जो घटक हैं उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर किसके, 0 के। अगर ये हो जाता है इनका, देखो इसमें पूरी रामायण लिखी हुई है, लेकिन लंबवत होने की शर्त में केवल हमें इनसे काम लेना है, केवल इनसे काम लेना है, ठीक है ना। और इनका काम लेते समय ध्यान रखना है कि x, y और z का जो गुणांक है वो 1 रहे, प्लस का 1 रहे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, समांतर होने की बात कर लें। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब समांतर कब होंगी वो देखिए, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। तो स्टूडेंट हमने जो अभी पढ़ा है ये सब क्या है, ये A1 B1 C1 ये क्या हैं, ये उस रेखा के दिक् अनुपात हैं, दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात हैं। अब एक बात जानिए, फोकस कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस जगह पर दिक् अनुपात काम करते हैं, जहाँ जिस फॉर्मूले में दिक् अनुपात लग रहे हों, वहाँ 100% तुम्हारा दिक् कोसाइन काम कर जाएगा। जो A1 B1 C1 है ये क्या है, दिक् अनुपात है। अगर मैं इन्हीं को L1 M1 N1 कह दूँ तो LMN कह दूँ तो वो क्या हो जाएंगे, दिक् कोसाइन हो जाएंगे। तो जहाँ पर दिक् अनुपात काम करते हैं उस जगह पर दिक् कोसाइन बड़े प्रेम से काम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से काम कर जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ दिक् कोसाइन काम करते हैं वहाँ वहाँ दिक् अनुपात काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप फिर से सुन लीजिएगा जब वीडियो रिवाइज करके लें, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, रेखाओं का समीकरण 2 बिंदुओं में पढ़ा है, रेखाओं के बीच का कोण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो 2 रेखाओं के बीच की दूरी कैसे पढ़ेंगे देखिए, चौथा पॉइंट है 2 रेखाओं के बीच की दूरी। नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे किसके लिए, जब रेखाएं सदिश रूप में दी गई हों, ठीक है। सदिश रूप मतलब R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1। दूसरा R वेक्टर बराबर A2 प्लस म्यू B2। लैम्डा और म्यू एक कांस्टेंट है, अचर राशियां हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, देखो पहली बात एक और बात सुन लीजिए यहाँ, रेखाओं के बीच की दूरी कि अगर जैसे मेरा ये पेज है, इसको हम कहेंगे एक तल या समतल कहते हैं। अगर किसी एक समतल की बात करें, उस पर यदि आप रेखा खींचें कोई भी 2, तो वो या तो एक दूसरे को काटेंगी या फिर वो समांतर होंगी, ये पक्की बात है, 2 ही काम होंगे। एक समतल की यदि बात कर रहे हैं तो वो रेखा आपस में या तो काटेंगी और या फिर क्या करेंगी, समांतर रहेंगी, ठीक है ना। जब वो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। मतलब अगर वो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, 0। कब, जब वो एक ही तल की बात कर रहा हो। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं। 3D इसमें क्या है कि अलग अलग तल भी हो सकते हैं। जैसे आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसकी एक दीवार दाएं हाथ तरफ कर लीजिए, एक दीवार बाएं हाथ की तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो दोनों हाथ की जो दीवारें हैं, तो आप जानिए कि एक दीवार पर एक रेखा खींची हुई है और दूसरी दीवार पर दूसरी रेखा खींची हुई है। इसको कहते हैं विषम तलीय, यानी कि दूसरे तल पर रेखा खींची हुई है। तो बताओ अगर वो कभी समांतर भी ना हो रेखाएं, तो क्या वो एक दूसरे को काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। और ना ही वो कभी समांतर भी होंगी। समांतर कभी कभी हो सकती हैं लेकिन हमेशा समांतर नहीं होंगी, उनका समांतर रहना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो
आप जैसे जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसी में कल्पना कर लीजिए कि एक दीवार पर आप कैसी भी रेखा खींच दीजिए, दूसरी पर कैसी रेखा खींच दीजिए, और आप कभी कल्पना कर दीजिए कि क्या वो कभी आपस में काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि वो दीवारें हैं वो कैसी हैं? आयताकार हैं, कभी काटेंगी ही नहीं। आयताकार ना हो तब भी कई बार ऐसा होगा नहीं काट पाएंगे। तो विषम तल में क्या होगा कि रेखा समांतर भी होगी और समांतर नहीं भी होगी, तब भी उसके बीच की दूरी 0 नहीं होगी। विषम तल की बात कर रहा हूँ। विषम तल में रेखाएं यदि समांतर नहीं हैं तब भी उनके बीच की दूरी 0 नहीं होगी, लेकिन अगर एक ही तल पर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी? 0। ठीक है ना? इसलिए तुम्हारे सिलेबस में विषम तल की वो बात करेगा। तो विषम तल में दो रेखाएं हैं और ये कैसी हैं? समांतर नहीं हैं। ये समांतर हैं या समांतर नहीं है, इसकी पता कैसे चला? इसका पता ऐसे चला क्योंकि दिशा बताने वाले ये हैं दोनों, और मैंने देख लिया कि इसका जो अनुपात है, इनकी इसका जो सदिश है इसके गुणज के बराबर नहीं है। ये सदिश अलग है, ये सदिश अलग है। इसमें से किसी में से कॉमन लिया जाए तब भी ये बराबर नहीं आएंगे। इस तरह से मैंने काम किया है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो रेखाएं समांतर नहीं हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं। फिलहाल हम काम कर रहे हैं जब ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्या हम करेंगे? नंबर 1, बीच की दूरी याद करनी है ना, तो बीच की दूरी, ऐसी दो रेखाएं दे रखी हों तो बीच की दूरी d बराबर मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि जो दूरी आएगी वो हमेशा धनात्मक ली जाएगी। ठीक है ना? और ये रहेगा कि a2 माइनस a1 डॉट b2 क्रॉस b1, या b1 क्रॉस b2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा दिशा का फर्क पड़ेगा, और दिशा का मतलब क्या है? माइनस का चिन्ह फर्क पड़ेगा केवल, है ना। तो माइनस तो वो जो मॉड है वही अपने आप इसको ठीक कर देगा। ठीक है ना? तो आप b1 क्रॉस b2 लिखें, ज़्यादा सही है, b1 क्रॉस b2। हालांकि कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस बात का, बटे b1 क्रॉस b2 का परिमाण। मतलब बीच की दूरी याद करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? b1 और b2 का सदिश गुणा याद करना पड़ेगा, उसका परिमाण याद करना पड़ेगा, और b1 क्रॉस b2 का अदिश गुणा किसके साथ? a2 माइनस a1। a2 ये है और a1 ये है। ठीक है ना भाई? ये तो दिशा बताने वाले व्यक्ति हैं ना। तो हमने क्या किया कि इसके लंबवत सदिश और उसके परिमाण का भाग दे दिया, तो ये तो होगा इकाई सदिश। ये पूरा क्या है? इकाई सदिश, दिशा बताने वाला। और a2 माइनस a1 क्या है? उनके बीच की दूरी बताएगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना? तो ये पूरा मिलाकर के क्या होगा? उस रेखाओं के बीच की दूरी बताएगा, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है ना? ये कब की बात है? जब ये b1 और b2 क्या हैं? अलग अलग हैं। अगर सदिशरूप जब क्या कहते हैं? जब रेखाएं समांतर नहीं हैं, समांतर नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि फॉर्मूला में मैंने इतना टाइम ले लिया है, लेकिन आप जानिए कि इसके अंदर फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप काम कर पाओगे, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल बहुत छोटा है भले ही, लेकिन आप उसे कर नहीं पाओगे। इसलिए जो फॉर्मूला है उसमें बहुत टाइम ले रहा हूँ। दूसरी बात ये है, पहला तो ये हो गया जब रेखाएं समांतर नहीं हैं, और जब रेखाएं समांतर हों तो क्या करें? रेखाएं समांतर हैं तो रेखाओं का समीकरण क्या होगा? एक हो जाएगा r बराबर a प्लस लैम्डा b, a1 प्लस लैम्डा b, और दूसरी रेखा हो जाएगी r बराबर a2 प्लस लैम्डा b। अच्छा, यहाँ देखिए a1 a2 हुआ, लेकिन ये b मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। इसको म्यू कर देता हूँ, म्यू। ठीक है ना? म्यू। जब सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी का फॉर्मूला जो रहेगा बराबर मॉड, इसी तरह चल रहे हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब यहाँ b1 b2 तो है नहीं, केवल क्या है? b है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने किया है डॉट प्रोडक्ट किसका? a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का, और यहाँ हमने क्या किया है? क्रॉस प्रोडक्ट, और बटे में b का परिमाण, और ये मॉड। यानी कि अगर
चिन्ह बदल जाता है, माइनस का चिन्ह अगर आ जाता है तो किसका कर देंगे, उसे प्लस का कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके बाद में दिया है स्टूडेंट कार्तीय रूप का समीकरण, सेकंड में है जब रेखाओं का समीकरण किसमें दिया हो, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप का मतलब है कि x माइनस के x1 बटे a1 बराबर y माइनस के y1 बटे b1 बराबर z माइनस के z1 बटे c1। इधर समीकरण दूसरा है कि x माइनस के x2 बटे a2 बराबर y माइनस के y2 बटे b2 बराबर z माइनस के z2 बटे c2। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी हो तो बीच की दूरी का फॉर्मूला है, बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा, अब देखिए क्या है, जो सदिश रूप हमें दिया गया है उसी में से फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट। b1 क्रॉस b2 आप जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, सारणिक में ij के उसके बाद में b1 के गुणांक घटक और b2 के घटक लिए जाते हैं, ऐसे ही है ना। अब इसमें क्या है, a2 माइनस a1 और है, यानी कि a2 वाले सदस्य में से a1 के घटक घटाने हैं। सॉरी, यहाँ पर a2 वेक्टर हैं, ये सब वेक्टर है भाई, मैंने सॉरी गलती से हुआ है, ये a2 माइनस a1 इस तरह से सदस्य हैं, सभी के सभी क्या हैं, सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं, ठीक है ना। ये नहीं है, ये काल के रूप में सदस्य नहीं होता है। अब बढ़ते हैं आगे, बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 z2 माइनस के z1। इधर अब b1 के घटक आ जाएंगे कौन, a1 b1 c1। इधर b2 घटक आ जाएंगे a2 b2 और c2 बटे वर्गमूल में हमारे पास में a b c तीन प्राणी हैं बस, है ना। तो एक बार ले लीजिए a b, तो a1 b2 माइनस b1 a2, a और b का काम हो गया इसका वर्ग प्लस, अब क्या है, अब ले लीजिए b और c, तो b1 c2 माइनस b2 c1 का वर्ग, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब लीजिए ए सी, मतलब a1 c2 माइनस a2 c1 का वर्ग, ठीक है ना स्टूडेंट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, उसी में से आया, इस फॉर्मूले में से आया है। क्या है, a2 सॉरी इसमें से a2 माइनस a1, a2 और a1 तुम्हें पता है क्या है, a2 a1 जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, यहाँ पर रेखा कहाँ से गुजर रही है, इस बिंदु से रेखा गुजर रही है, इधर इससे गुजर रही है, ध्यान आया ना कुछ। जो घट रहा है वह क्या है, वह एक ऐसा बिंदु है जिससे रेखा गुजर रही है। तो ये a2 के हैं x2 y2 z2 और ये a1 के हैं, तो a2 वाले में से a1 घटाया गया, ये क्या है, a2 वाले में से a1 घटाया गया, तो x2 में से x1 घटाया, y2 में से y1 घटाया, z2 में से z1 घटा दिया, क्लियर। इसके बाद अब कौन है, b1 क्रॉस b2, उसके बाद में b1 के घटक और b2 के घटक। तो b1 के घटक कौन है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। b1 के a1 b1 c1 हो गए, ये हो गए, उसके बाद में b2 के घटक हो गए। तो ये एक याद करने का तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है ना। बाकी जब सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कार्तीय रूप में हमें दिया गया है समीकरण, उसे सदिश रूप में चेंज कर लेंगे और सदिश रूप से उसको हल कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर तुमसे कोई कह दे ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, तुम्हारे प्रश्नावली के 11.2 के फॉर्मूले कंप्लीट। अगर तुमसे कोई कह दे कि ये रेखा है x माइनस के x1 बटे a बराबर y माइनस के y1 बटे b बराबर z माइनस के z1 बटे c, और तुमसे कह दे कि ये रेखा का कौन सा समीकरण है, तो कहेंगे कार्तीय रूप। वो कहे कार्तीय रूप को सदिश रूप में चेंज करिए, तो हमें पता है कि r बराबर होता है a प्लस लेमडा b। अब यहाँ a के घटक कौन है, x1 y1 और z1, तो बन जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो गया a प्लस लेमडा b।
लेमडा बी के घटक कौन है, नीचे वाले, तो हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्लियर है ना। तो इस तरह से कार्तीय रूप को आप सदिश रूप में चेंज कर सकते हैं और सदिश रूप को आप कार्तीय रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज स्टूडेंट बस यही फॉर्मूला ही पढ़ाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके बाद प्रश्नावली तुम्हारे लिए करा देंगे। ठीक है ना। इस प्रश्नावली में आप ये जानिए कि सबसे महत्वपूर्ण है आपको फॉर्मूले याद होना। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रश्नावली बहुत कठिन समझ जाइए। आप इसके फॉर्मूलों को जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार ये ज़्यादा समझ में आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी समझ में एक ही बार में सारे कुछ आ जाएं, लेकिन फिर भी आप एक बार दो बार और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। धन्यवाद।